दोहरे मापदंडों ने मुस्लिम देशों की एकता को कैसे खोखला बना दिया है। 22 जून को जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, तब इसी दिन तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में इस्लामिक देशों के संगठन OIC का वार्षिक समिट हुआ। इसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कहते हैं, इसीलिए OIC इसे कहा जाता है, जिसमें दुनिया के कुल 57 इस्लामिक देश शामिल हैं। जब OIC के मंच पर मुस्लिम देश एकता दिखा रहे थे, तब उसी दिन अमेरिका इराक और सीरिया जैसे मुस्लिम देशों के एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए एक और मुस्लिम देश ईरान में हवाई हमले करने के लिए आया। इससे सवाल उठता है कि जब यही मुस्लिम देश एक दूसरे के साथ विश्वासघात करते हैं, तो फिर यह संगठन और यह एकता किस काम की है। इसका जवाब यह है कि इस मंच का इस्तेमाल कुछ खास देशों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है, जिनमें हमारा देश भारत भी है। इसलिए आज इनके एजेंडा को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। 21 और 22 जून को जब इस्तांबुल में OIC का यह वार्षिक समिट हुआ, तब इसमें कुल 147 प्रस्तावों और इस्तांबुल डिक्लेरेशन को अपनाया गया, उस पर हस्ताक्षर हुए। और आज मैं इस्तांबुल डिक्लेरेशन की कॉपी अपने हाथ में लेकर आया हूं। इसे पढ़कर ऐसा लगता है कि OIC के इस मंच को 3 देशों ने हाईजैक कर लिया है। ये 3 देश हैं तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान। ये वही तीनों देश हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान की टीम का हिस्सा थे, और अब इस बार भी इन तीनों देशों ने भारत के खिलाफ OIC के मंच से दुष्प्रचार किया है। इस डिक्लेरेशन में लिखा है कि OIC के सभी मुस्लिम देश पाकिस्तान के लोगों के साथ अपना भाईचारा, अपना समर्थन व्यक्त करते हैं, और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान और आजाद कश्मीर पर बेबुनियाद हमले किए, जिससे इस क्षेत्र में अस्थिरता का माहौल पैदा हुआ। सोचिए, मुस्लिम देशों के ये संगठन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को आजाद कश्मीर लिखते हैं, और भारत के अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर को इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर लिखते हैं, और यह सब कुछ शायद पाकिस्तान के कहने पर होता है। इसी डिक्लेरेशन में आगे लिखा है कि OIC के सभी मुस्लिम देश जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के साथ अपना भाईचारा व्यक्त करते हैं, और OIC मानता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अपना भविष्य तय करने का अधिकार है। विडंबना यह है कि इस बयान में एक जगह ये सारे इस्लामिक देश कहते हैं कि मुस्लिम देशों के आंतरिक मामलों में बाहरी दखल को स्वीकार नहीं किया जाएगा, और फिर दूसरी तरफ यही देश जम्मू कश्मीर पर टिप्पणी करके भारत के आंतरिक मामलों में दखल देते हैं। इसमें यह भी लिखा है कि भारत समेत पूरी दुनिया के कई हिस्सों में इस्लामोफोबिया की भावना बढ़ रही है, और मुसलमानों के खिलाफ नफरती हिंसा की घटनाएं होने से उनकी सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। इसे पढ़कर ऐसा लगता है कि दुनिया के मुसलमान हाशिए पर हैं, और दुनिया भर के मुसलमान इस समय खतरे में हैं, ऐसा OIC कहने की कोशिश कर रहा है। और आपने देखा होगा कि जब ये बात कही जाती है तो अक्सर माइनॉरिटीज़ की बात होती है, अल्पसंख्यक वर्ग की बात होती है, और ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, इसलिए वो कमज़ोर हैं, और इसलिए उनकी रक्षा करना बाकी धर्मों के लोगों की रक्षा करने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा ज़रूरी है। अब हकीकत देखिए, पीयू रिसर्च के मुताबिक वर्ष 2010 से 2020 के बीच, यानी 10 साल में इस्लाम धर्म की आबादी 34 करोड़ 70 लाख बढ़ी है। ईसाई धर्म की आबादी 12 करोड़ 20 लाख, हिंदू धर्म की आबादी 12 करोड़ 63 लाख, और यहूदी धर्म की आबादी 10 वर्षों में सिर्फ 9 लाख बढ़ी है। आपकी स्क्रीन पर आप देख लीजिए। यानी दुनिया में सारे धर्मों की आबादी जितनी नहीं बढ़ी, उससे ज्यादा आबादी इस्लाम धर्म की बढ़ी है, लेकिन इसके बावजूद OIC को इस्लाम धर्म खतरे में नजर आता है। इस संगठन ने यह भी कहा कि फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, और गाजा में इजराइल अरब मुसलमानों का नरसंहार कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर इन देशों को फिलिस्तीन के मुसलमानों की इतनी चिंता है, तो ये सारे इस्लामिक देश अपने यहां इन मुसलमानों को शरण क्यों नहीं देते। गाजा में 20 लाख मुसलमान रहते हैं, जिन्हें अगर दुनिया के ये 57 मुस्लिम देश अपने यहां शरण दें, तो एक देश के हिस्से में 35,000 मुसलमानों को शरण देना आएगा। लेकिन OIC के देश इसके लिए भी तैयार नहीं। इसके अलावा इसमें यह भी लिखा है कि 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ, उसका पूरी तरह से पालन होना चाहिए, और सिंधु जल समझौते को भारत को बहाल कर देना चाहिए। इसे पढ़कर ऐसा लगता है कि यह बात खुद पाकिस्तान ने ही जिद करके वहां लिखवाई होगी,
क्योंकि एक दिन पहले बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में यही बात कही कि सिंधु जल समझौता अगर बहाल नहीं हुआ तो पाकिस्तान युद्ध लड़ेगा। हालांकि भारत ने ओआईसी के इस बयान की कड़ी निंदा की है और भारत ने 4 बड़ी बातें कही हैं। पहला, ओआईसी को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार है ही नहीं। दूसरा, ये सारी बातें पाकिस्तान से प्रेरित हैं और पाकिस्तान ओआईसी के मंच का दुरुपयोग कर रहा है। तीसरा, ऑपरेशन सिंदूर आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई थी जिसमें आतंकवादियों को नुकसान पहुंचाया गया। चौथा, पाकिस्तान आतंकवाद का पालन पोषण करता है और बाद में इस्लामिक देशों के मंच पर आकर उनकी ठेकेदारी करता है और यह बात पूरी तरह से सही भी है। पाकिस्तान ओआईसी के मंच पर कहता है कि वो इस्लाम धर्म की रक्षा करेगा। यह पूरा मंच इस्लाम धर्म के नाम पर बनाया गया है क्योंकि इसमें सारे वो देश हैं जो इस्लाम धर्म को मानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान इस्लामिक देश ईरान पर हमला करने वाले देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की मांग भी करता है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ लंच करते हैं और यह सब तब होता है जब पाकिस्तान इस युद्ध से पहले अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को इस्लामिक बॉम्ब बताता था, ईरान को अपना भाई कहता था, लेकिन उसने उसी दिन ईरान को धोखा दे दिया। और इससे पता चलता है कि पाकिस्तान के लिए इस्लाम धर्म नहीं बल्कि उसका अपना निजी फायदा और उसके हित मायने रखते हैं। वरना ईरान पर हमला करने वाले देश अमेरिका के राष्ट्रपति को वो नोबेल शांति पुरस्कार क्यों दिलवाएगा? उनका आर्मी चीफ राष्ट्रपति ट्रंप के साथ लंच करने के लिए क्यों जाएगा? राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दिलाना चाहता है पाकिस्तान, और दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका जिन देशों पर हमला कर रहे हैं, पाकिस्तान उन इस्लामिक देशों को का खुद अपने आप को उनका मसीहा दिखाना चाहता है और उनसे कह रहा है कि वो संयुक्त राष्ट्र में अब इन देशों के मुद्दों को उठाएगा, ईरान के मुद्दे को वो संयुक्त राष्ट्र में उठाएगा। ऐसा करके पाकिस्तान मुस्लिम देशों और अमेरिका के साथ बराबर संबंध रखना चाहता है, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान किसी का भी सगा नहीं और वो इतिहास में पहले भी ऐसा कर चुका है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के हमले की निंदा तो कर रहा है, लेकिन वो ये भी जानता है कि अगर राष्ट्रपति नाराज हो गए तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की समीक्षा भी हो सकती है और ईरान की तरह उसे भी उसके न्यूक्लियर हथियारों के साथ भी अमेरिका वही कर सकता है जो ईरान के साथ किया। इसका एक कारण यह है कि जहां भारत अपने दम पर परमाणु संपन्न देश बना है, वहीं पाकिस्तान ने तस्करी और चोरी करके अपने परमाणु हथियार बनाए हैं। ये बात पूरी दुनिया को समझनी होगी। इसलिए आज ये सवाल सबको पूछना चाहिए कि जब ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से दुनिया को खतरा हो सकता है, तो फिर पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर हथियार इस समय तैनात हैं, जो उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब हैं, उनसे दुनिया को खतरा क्यों नहीं हो सकता? इसलिए आज हमारा पॉइंट एक ही है और वो ये है कि दुनिया ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से उसे कोई समस्या नहीं। ये बात समझ में नहीं आती। और जो समस्या ईरान से है दुनिया को, अमेरिका को, वही समस्या पाकिस्तान से भी होनी चाहिए।